बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त इदारे तकसीम का शिकार हैं। न सिर्फ इदारे तकसीम का शिकार हैं बल्कि इदारे बदतरीन तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका जो नताइज होंगे या जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो यकीनन इस मुल्क को ही नहीं, इस मुल्क के पूरे अवाम को भुगतने पड़ेंगे। यानी इमरान खान ने जिस तकसीम की बुनियाद डाली थी या जो बीज बोए थे, अब वो तनावर दरख्त होने जा रहे हैं, और आगे क्या होगा ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी के कंडक्ट के अलावा जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा को जिस तरह इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है या सच बोलने की सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो क्या हैं, और आज काबीना का इजलास जिस तरह बुलाया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने सबको मुश्किल में मुब्तला कर रखा है। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में इब्तदा करते हैं चीफ जस्टिस के कंडक्ट से या मिसकंडक्ट से। यानी मैंने जिस तरह कहा कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने इस वक्त सबको मुश्किल में डाल रखा है, सबके साथ उन्होंने खुद को भी मुश्किल में डाल रखा है। और इस तरह पूरा सुप्रीम कोर्ट, यानी उनका ये ख्याल है या उनका ये समझना है या उनका ये कहना है या किसी से उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये सारी सिचुएशन डेलिबरेटली क्रिएट की है ताकि हुकूमत को किसी न किसी तरीके से इमरान खान के साथ बात करनी पड़े या इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने पड़े, और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। और यही चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में भी देखी जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात सबके साथ किए जाने चाहिए, और इस वक्त बिलखुसूस पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना तमाम ज़रूरी है। और इसके बावजूद के जो है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज के मामला है, तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो बहरहाल इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है वो तकसीम में तो थी, तकसीम थी, उसमें बगावत का उनसर भी सामने आया, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए चीफ जस्टिस ने बाकायदा ठान ली है। और चीफ जस्टिस किसी सूरत नहीं चाहते कि जस्टिस काजी फायज ईसा अगले चीफ जस्टिस बने, तो इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इनका रास्ता रोकना है। तो इसी हवाले से नाज़रीन, आपको याद होगा कि हुकूमत की तरफ से एक क्रिएटिव रिव्यू पिटीशन जो थी, रिव्यू जो था वो इल्तवा में था, और इस क्रिएटिव रिव्यू के हवाले से हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा गया था, और जिसमें कहा गया था कि इसको खारिज किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने इसको ख़त्म करने की बजाय उनकी इन चैम्बर हेयरिंग रखी है जो कल पीर के रोज़ होगी। यानी वो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक बार फिर जो है वो महाज खोला जाए और उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जाए। लेकिन शायद जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ये नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी है, और अगर वो किसी भी इंतकामी कार्रवाई का जो है वो करते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं या फिर कोई कार्रवाई शुरू करते हैं, तो फिर उसका जवाब भी आ सकता है। नाज़रीन, ये कौन नहीं जानता कि अब चीफ जस्टिस की तरफ से जो 184(3) के तहत जो CCPO लाहौर के हवाले से जो पिटीशन में जो इलेक्शन तक पहुंची, उसमें जो मामलात हुए, उसमें जो आर्टिकल 10A है उसको बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया। आर्टिकल 10A जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो ट्रायल की बात करता है, यानी फेयर ट्रायल मस्ट है। और फेयर ट्रायल ये था कि जब ये इस केस की समाअत हो रही थी, मुतनाज़े बेंच जो बन रहे थे और मुतनाज़े जो फैसला आया, उससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको नहीं सुना गया, और फिर एक मुतनाज़े फैसला जारी कर दिया गया। अब उस मुतनाज़े फैसले के जारी होने के बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का जो नोट आया, उसने हकीकत से पर्दा नोच कर जो है हटा दिया और सब कुछ खुलकर सामने आ गया। अब इस वक्त अगर हम देखें तो PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, जमात इस्लामी समेत MQM समेत तमाम जो जमातें हैं
वो यकजा होकर मुतालबा कर रही हैं चीफ जस्टिस से कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और ये भी इतलात हैं कि शायद 30 तारीख तक कोई बहुत बड़ी चीज सामने आए, या फिर 30 अप्रैल के बाद या 30 अप्रैल से कोई नया चीफ जस्टिस इस मनसब पर फायज हो जाए। इस हवाले से भी मामला चल रहे हैं, और पीटीआई से भी पसे पर्दा किसी हद तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, और जो है वो इधर अदलिया से भी पसे पर्दा किसी हद तक मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन ये इंगेज किया जा रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जहां मैंने आपको इतनी पॉलिटिकल पार्टीज का बताया, वहां हुकूमत भी ये मुतालबा कर रही है कि चीफ जस्टिस अपना मुस्ताफ़ी हो, और वहीं पर इस्टेब्लिशमेंट ने भी अदम एतमाद का इजहार किया है। नाज़रीन, जब इतना सब कुछ हो जाए तो फिर एक चीफ जस्टिस को अपने इज्जत और वकार को खातिर में लाते हुए मेरे ख्याल में खुद से अलग हो जाना चाहिए, खुद से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और इस वक्त वैसे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक जो है वो रेफरेंस दायर हो चुका है, और शायद कल या परसों सुन रहे हैं कि कोई एक और भी रेफरेंस दाखिल होने जा रहा है। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस की इज्जत, वकार या हैसियत क्या रह जाती है, ये उनको खुद को सोचना चाहिए। तो बहरहाल, जिस तरह मैंने कहा कि क्रिएटिव जो रिव्यू था उसमें जस्टिस उमरता बंदियाल चाहते हैं कि जो है वो काजी फायज ईसा साहब को किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे ख्याल में तन्हा जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं जाएंगे, बल्कि निस्फ से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदालत से बाहर खड़ी होगी, यानी सफेद पत्थरों वाली मक्तल गाह से बाहर खड़ी होगी। मैं इसको मक्तल गाह कहता हूं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस शख्स ने इसकी बुनियाद रखी, इसी अदालत ने उसको सजाए मौत दी, और फिर यहाँ कई मरतबा आइन को जो है वो फांसी चढ़ाया गया, और ये वही मकाम है जहाँ कई मरतबा जो है वो आर्मी डिक्टेटर्स को वैलिडेट किया गया, और उनको जो है वो उनको इज्जत बख्शी गई, और उनके आमराना इक़दामात पर मोहर सब्त की गई। और ये वो मक्तलगाह है जहाँ नजरिए ज़रूरत के तहत कुछ भी किया जा सकता है, या फिर वसी तर कौमी मुफाद के खातिर कोई भी कदम उठाया जा सकता है। तो बहरहाल, इमरान खान ने जिस चीज़ की बुनियाद डाली थी वो शुरू हो गई। जिस तरह मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तकसीम है, और पाक फौज के अंदर देखें तो एक ग्रुप वो है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ा है, और एक वो है जो अब भी जनरल फैज के साथ खड़ा है, इस उम्मीद के साथ कि जनरल फैज, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड जनरल फैज वापस आएंगे, और वो इमरान खान को भी वापस लाएंगे। और इस वक्त भी सबको ये उम्मीद है कि इमरान खान वापस बरसरे इक़्तिदार आएंगे, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक सबको मुश्किल में मुब्तला कर रखा है, और साथ में खुद को भी मुश्किल में मुब्तला कर रखा है कि किसी भी तरीके से सब अंडर प्रेशर होकर इमरान से बात करें। अब उमर अता बंदियाल जो है वो, जिस तरह मैंने कहा कि उमर अता बंदियाल साहब का जो कंडक्ट है या जो मिसकंडक्ट है, वो इस वक्त उनका बिहेवियर है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो इमरान खान की पार्टी के कारकुन हो या फिर उनकी टाइगर फोर्स के रुकन हो। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह आप सुन रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात का जो बिल था वो वापस कर दिया है, और आरिफ अलवी के हवाले से मैं मुतवातिर आपसे कह रहा था कि वो सदर ममलकत नहीं है, वो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पीटीआई ईवान सदर जो है वो पीटीआई का जोनल ऑफिस बना हुआ है, और अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीटीआई का सेक्टर ऑफिस बना हुआ है, और यहीं पर पीटीआई के जो मामलात हैं और जो प्रोजेक्ट इमरान है उसमें सारा खेल खेला जा रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खुद इस परेशानी से दो चार है कि अभी क्या होने जा रहा है। तो सदर आरिफ अलवी साहब का जाहिर है कि पार्लियामेंट के पास इतना तादाद नहीं है कि वो इम्पीचमेंट कर सकें, और अगर इतनी तादाद होती तो यकीनन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज
نہ ہوتے۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ صدر کا جو کنڈکٹ ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، وہ ایوان صدر کو اور صدر کے منصب کو غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ صدر اور ایوان صدر کو پارلیمان کو کمزور کرنے اور پارلیمان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے وہاں سرگرم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور سب کی نظریں کل پر جمی ہوئی ہیں کہ پیر یعنی 10 اپریل کو حکومت کی طرف سے 21 ارب روپے جمع کروائے جاتے ہیں یا نہیں کروائے جاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 2 ریزولیشنز قومی اسمبلی منظور کر چکی ہے، اور ایک ریزولیشن میں وزیر اعظم کو باقاعدہ باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا ہے یہ متنازع فیصلہ ہے، اور اصل فیصلہ وہی تھا جو 4-3 کا تھا، تو جو متنازع اور جو مائنارٹی کا فیصلہ ہے اس کو ایکسیپٹ کسی صورت میں نہ کریں۔ تو اگر جو ہے وہ توہین عدالت آتی ہے تو میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کس پر آئے گی، کابینہ پر آئے گی، پارلیمان پر آئے گی، وزیر اعظم پر آئے گی، اسپیکر پر، کس پر؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بار میں اکثر یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے یہ وہی پولیٹیشنز ہیں جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، گالم گلوچ تک سے باز نہیں آتے تھے، اور بالآخر وقت کے تھپیڑوں نے ان کو بالغ کر دیا ہے، اور آج وہ جو کھیل کھیل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ تو بہرحال معاملات ناظرین کل تک ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کو مانیٹرنگ جج مقرر کیا گیا ہے۔ کمال کی بات ہے، یعنی چیف اپنا جسٹس اعجاز الحسن مانیٹرنگ جج ہیں۔ حیرت ہوتی ہے یار، یعنی سپریم کورٹ مطلب کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہی عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھانے میں، یعنی انہوں نے قسم کھائی ہے کہ عمران خان سے ہٹ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے، یا تو سیدھا بول دو کہ بھائی ہمارا رہبر قائد رہنما عمران خان ہے اور ہم عمران خان کے لیے کوئی حد پار نہیں چھوڑیں گے، چاہے آئین ہو ہم آئین سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر گزریں گے، ہم چاہے اختیارات ہوں اس سے بھی ہم تجاوز کر لیں گے، ہم قوانین بدل دیں گے، ہم 10A کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، اور ہم 184 کہ 3 پر سب کچھ چلائیں گے، کیونکہ اسی میں عمران خان کا بھلا ہے۔ تو بہرحال اس وقت اگر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جو چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کی جاتی ہیں تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے، یہ میں آپ کو آج پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اگر کل کریٹیو ریویو میں اگر قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جو ہے اس کو چلا کر اور اس کو جو ہے وہ پریشرائزڈ کر کے، اور اس کو وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں، وہ جو ہے وہ میں اب سیدھی بات کہہ رہا ہوں، وہ پنجابی نہیں ہیں، ان کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے، یہ ساری ڈیوائیڈ پنجاب کی پیدا کردہ ہے۔ پنجاب نے اسٹیبلشمنٹ میں ڈیوائیڈ پیدا کر رکھی ہے، پنجاب نے سپریم کورٹ میں ڈیوائیڈ پیدا کر رکھی ہے، پنجاب نے سول بیوروکریسی میں ڈیوائیڈ پیدا کر رکھی ہے، یہ پنجاب ہی ہے جس نے پولیٹیکل ڈیوائیڈ پیدا کر رکھی ہے، یہ پنجاب ہی کا مزاج ہے کہ خود PMLN میں بھی ڈیوائیڈ پیدا کر رکھی ہے، ایک گروپ شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہے تو دوسرا نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ڈیوائیڈ پنجاب کی پیدا کردہ ہے، اور پنجاب ہمیشہ جو سمجھتا ہے کہ حکمرانی کا حق صرف پنجاب کے پاس ہے اور پنجاب جو چاہے وہ کرے، اور یہ عمران خان پنجاب کا ہے۔ اگر یہ عمران خان کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل نہ ہوتا، سندھ اور بلوچستان کا ہوتا، تو عمران خان کو اس وقت تک لٹکا دیا ہوتا، اس کے خلاف بغاوت کے مقدموں میں سزائے موت سنائی جا چکی ہوتی، لیکن یہ پنجاب کے ہیں، یہ میاں والی کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ پنجاب کے چہیتے ہیں۔ یہ میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ لسانیت کی آگ کو مت بھڑکاؤ، یہ صوبوں کے درمیان ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، احساس محرومی کو مت ہوا دو، اس کو مت بڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب اس نہج اور اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے، جسے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔